तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरी कोलकाता में रोड शो है, इसके दृश्य आप देख रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। विनोद जी, कोलकाता का ये पारंपरिक रूप जो दिखाई पड़ रहा है, दर्शकों में गजब का उत्साह। प्रधानमंत्री का ये रोड शो कोलकाता में क्या कुछ कह रहा है, कोलकाता की सड़कें क्या कुछ बोल रही है विनोद जी? लाल जी, अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अभी आप मंदिर की बात कर रहे थे, वो सबसे मशहूर और सबसे पुराना कलकत्ता का मंदिर टनटनिया मंदिर कहा जाता है। और उस मंदिर की खास विशेषता ये है कि आप रामकृष्ण परमहंस भी कभी कभी वहाँ पूजा करने जाते हैं। जी जी। तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पहुँच के आप समझिए कि जो कलकत्ता की विरासत है, उसकी पहचान है, उसकी अहमियत है, उसको लोगों के सामने में रखा है। और इसलिए उन्होंने माँ काली की पूजा करने के बाद ये रोड शो की शुरुआत करी है। और ये रोड शो की जो भव्यता आप देखते हैं और उस भव्यता के बीच में जो लोगों का उत्साह देखते हैं, ये कलकत्ता है, ये बंगाल है, ये देश की कभी राजधानी हुआ करती थी, ये हमारे आपके कभी सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र हुआ करता था। आज जिस हाल में है वो दुनिया के सामने में है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां पहुंचना एक एस्पिरेशन बंगाल का रिफ्लेक्शन है जी। वो एस्पिरेशन बंगाल जो बंगाल देश के और देश जो हिस्से हैं, स्टेट है, उसके डेवलपमेंट से अपने को कनेक्ट करना चाहता है। तो ये एस्पिरेशन आप जब लोगों को देखते हैं तो ये उम्मीद का रोड शो है। और इस रोड शो में जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखते हैं तो आप ये लोगों की भीड़ को आप सिंपली ये मत कहिए कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं। ये वो देखने के लिए आए हैं कि जो 30-32 साल का वो लेफ्ट का वो शासन जो इनएक्विलिटी करते करते बंगाल को कंगाल बनाया, और उसके बाद ममता बनर्जी का वो 15 साल का रूल, तो वो बंगाल को बदलने का, वो कलकत्ता के सिटी के पुराने वैभव को वापस लाने का जो वो ओज है, आज हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस रोड शो में पाते हैं। लाल जी जी बिल्कुल, ये रोड शो जिस तरह से आपने कहा कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आने वाली भीड़ नहीं है। विनोद जी, इस बार एक बात और दिखाई पड़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां पर रोड शो कर रहे हैं, जहां जहां रैलियां कर रहे हैं, वहां लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इस रोड शो में भी किस तरह का रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है? लाल जी, ये लोगों ने देखा है, इस देश में बहुत कम लोग इस बात की चर्चा करते हैं या बात करते हैं, लेकिन इस देश के लोगों ने देखा है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नीति आयोग के पहले दौर में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बनाया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अब एस्पिरेशनल ब्लॉक तक पहुंच गया है। तो लोगों को ये पता है कि अगर इस देश में गरीबी दूर हुई है, 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं पिछले 10 साल में, तो ये क्या मजबूरी थी कि पश्चिम बंगाल उस रेस में नहीं आ पाया? ये क्या मजबूरी थी कि विकसित भारत के संकल्प जो है वो पश्चिम बंगाल को में ब्लॉक कर दिया गया? तो आज जब प्राइम मिनिस्टर वहां लोगों से मिलते हैं, संवाद करते हैं, तो ये उम्मीद की भीड़ है। ये आप कह सकते हैं ये एस्पिरेशनल इंडिया के साथ साथ एस्पिरेशनल बंगाल की वो भीड़ है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतने शानदार तरीके से वेलकम किया है। और आप कह सकते हैं कि ये जो 93% का वोट हुआ है पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज में, वो वही एस्पिरेशन लोगों को दिखता है जो एस्पिरेशन से उसने दुनिया के देश के दूसरे हिस्से में देखा है। वो एक एस्पिरेशन जो है आपको इस भीड़ में दिखता है। ये अद्भुत नजारा है लाल जी, ये अद्भुत संकल्प की वो यात्रा है लाल जी, जो भय और भरोसे के उस संकल्प को लोगों ने पूरा होते हुए देखा है। तो आप कह सकते हैं कि कलकत्ता का ये रोड शो ऐतिहासिक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अब तक के जितने भी रोड शो है और उसको आप ये कलकत्ता के रोड शो से कंपैरिजन कीजिए तो आपको ये नजारा बिल्कुल एक अद्भुत नजारा लगेगा लाल जी। अच्छा, जैसा आपने कुछ कारण तो विनोद जी गिनाया आपने, लेकिन जरा ये बताइए कि कोलकाता की सड़कें, कोलकाता का भद्रलोक, सब लोग जानते हैं कि भाई कोलकाता के भद्रलोक की बड़ी चर्चा होती है, ये क्या आपको इस बार बदलता हुआ नजर आ रहा है ये भद्रलोक, कोलकाता की सड़कें? लाल जी, ये तो अभी हम इस मामले में ये बता नहीं सकते इन चीजों को हम लोग, लेकिन इतना तो है कि पश्चिम बंगाल ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, पश्चिम बंगाल में जो इस बार के चुनाव जो रक्त रंजित पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, उसमें जो इसमें चुनाव हुआ है, ये स्वच्छ मतदान हुआ है। स्वच्छ मतदान आप जब कहें कि एसआईआर के बाद
ये लोगों में कॉन्फिडेंस दिया है कि नो बोगस वोटिंग। जी। लोगों ने ये किया है कि हमारे चुने हुए ही उम्मीदवार चुनाव जीत के जाएंगे, जी। हमारे चुने हुए ही उम्मीदवार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सबसे काबिले तारीफ इलेक्शन कमीशन की है। और जी। उसके बाद जब आप ये लोगों में उम्मीद देखते हैं तो ये बात लगता है कि जिस बार उसको वो चुन रहे ठीक हैं है। वही आदमी मुख्यमंत्री होगा, वही पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगा। जी। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब आप देखते हैं हाथ हिलाते हुए और लोगों का अभिवादन करते हुए ठीक। और सड़क के दोनों बगल लोगों की ये भीड़, तो आप कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की ये सबसे मजबूत आप बिल्कुल। कह सकते हैं कि आधार है जो पश्चिम बंगाल ने करके दिखाया है। बने रहिए हमारे साथ विनोद जी, क्योंकि हम और भी कुछ पहलू पर आपसे बात करेंगे। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर जो काली बाड़ी है वहां से शुरुआत की। ये काली बाड़ी से शुरुआत होकर के ये रोड शो लगभग कितना लंबा नीरज चलने वाला है? देखिए 2 किलोमीटर के आसपास का ये रोड शो है और निश्चित तौर पर इसमें समय लगेगा लालजी, क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लंबे समय से जो इंतजार है वो कर रहे हैं। और आप देखें कि ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ही है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कैंपेन किया, लगातार रोड शो किए, जगह जगह जो अपनी पार्टी है उसकी नीतियों को लोगों के सामने रखा, तो एक 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 जन समर्थन के तौर पर जो जनता है वो निकल कर आई है और उनकी बातों में अपना जो सहमति है और अपना जो समर्थन है वो जनता ने दिखाया है। हमने इससे पहले देखा था कि हावड़ा में भी जब रोड शो हुआ था उस समय भी एक बड़ी संख्या में जो हावड़ा वासी हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए थे और उससे पहले प्रधानमंत्री ने कई सारी रैलियां भी की। आज भी आप देखें कि लाल जी बड़ा व्यस्त शेड्यूल था प्रधानमंत्री का, 2 रैलियां उन्होंने संबोधित की और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं रोड शो के लिए। और प्रधानमंत्री का सीधा ये कहना है कि जिस तरीके से ममता सरकार ने यहाँ के लोगों की जो इच्छाएं और लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर कुठाराघात किया है, उसका जो बदला है वो यहाँ की जनता लेना चाहती है वोटों के माध्यम से। हमने देखा था कि संदेश खाली और अंबेडकर हॉस्पिटल में किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए गए। जब महिलाएं सड़क पर बैठी थी उन अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उन महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। तो ये वो दृश्य भी लाल जी हमने देखे हैं। और इसके साथ साथ हमको मालूम है कि किस तरीके से पूरे राज्य में कट मनी का खेल खेला जाता है, किस तरीके से जो करप्शन है वो इस समय सिर चढ़कर बोल रहा है। ममता को हमने कैंपेन में ही देखा है, जब ममता बनर्जी सीधे सीधे चुनाव आयोग को धमका देती हैं, सीधे सीधे आईएएस और आईपीएस जो अधिकारी हैं उनको धमका देती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों की स्थिति क्या है। आम लोग जब कोई भी छोटा से छोटा काम करने जाता है तो कट मनी उसको देनी पड़ती है। करप्शन का जो पैसा है वो अपनी गाड़ी कमाई के द्वारा उसको टीएमसी के पाले हुए गुंडों को पहुंचाया जाता है। हमने देखा था किस तरीके से ईडी के अधिकारियों के ऊपर पथराव किया गया था, उनके सिरों को फोड़ दिया गया था। ये वही पश्चिम बंगाल है और उस समय टीएमसी की सरकार उन गुंडों के साथ खड़ी हो गई थी। ये भी अदालत ने सख्त टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर की थी। तो ये तमाम ऐसे इशू हैं जिनको जनता देख रही है। जनता चाहती है कि ऐसी सरकार की उनकी इच्छाओं का एक तरीके से वो सरकार पालन करे, विकास करे, जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दे और खास तौर से महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा एक बड़ा विषय है और इसके साथ साथ जिस तरीके से बांग्लादेश से यहाँ पर घुसपैठ होती है और जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग हैं जिनके अधिकारों का हनन किया जाता है उस घुसपैठ के नाम पर और उन लोगों को टीएमसी के लोग पालते हैं, तो ये बड़ा मुद्दा है। और मुझको लगता है कि इसके आधार पर ही जैसा कि हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी बता रहे थे कि इतनी भारी संख्या में वोटिंग होना ये बताता है कि सरकार को लेकर जनता के मन में है। जनता ने कई तरह के जो मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोट किया और एक रिकॉर्ड वोटिंग पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। और मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो बम्पर वोटिंग हुई है उसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और आप देखें कि आज भी प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल पहुंचे तो मथुआ कम्युनिटी के जो एक खास जो स्थान है वहां पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मंदिर में जाकर हमने देखा था उन दृश्यों को कि मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री ने पूजा करी थी और उसके बाद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां पर पहुंचे थे उनको संबोधित किया था। और कई तरह के प्रहार पश्चिम बंगाल की जो सरकार है जो यहाँ पर रही है
उसके ऊपर किए थे, क्योंकि आप देखें कि ये जो मथुआ कम्युनिटी के जो लोग हैं वो एक तरीके से उपेक्षित हैं लंबे समय से, और बांग्लादेश से ये यहाँ पर पहुंचे थे 1971 और 1947 के समय, लेकिन आज तक जो नागरिकता है वो इनको नहीं दी गई थी, और जब जब इनकी जो मांगे हैं वो की गई, उन मांगों को कभी पूरा नहीं किया गया। प्रधानमंत्री पहुंचे, हमने देखा था कि सीए के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया कि सरकार बनेगी, सीए को लागू किया जाएगा, मथुरा कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी जो इच्छाएं हैं उनको भी पूरा किया जाएगा। और वो छोटी आबादी नहीं है राजवीर, 3 से 4 करोड़ के बीच में है, और करीब 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जो प्रभावित करती है। तो मुझको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को लेकर आगे जा रही है, और ये जो जन समर्थन आपको दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री के रोड शो में, और महिला शक्ति के रूप में आप देखें कि महिलाएं आगे चल रही है प्रधानमंत्री के, तो ये बड़ा मैसेज है पूरे पश्चिम बंगाल। बिल्कुल, ये मैसेज कोलकाता की सड़कों पर भी दिखाई पड़ रहा है। और आपने हावड़ा का भी जिक्र किया कि हावड़ा में भी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था। विनोद जी, जो कोलकाता से बाहर के लोग हैं उनको बता दें कि हुगली नदी के एक पार हावड़ा है, दूसरे पार में कोलकाता है, और वहाँ पर रविंद्र सेतु जिसको आप हावड़ा ब्रिज कहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने हावड़ा में भी रोड शो किया, हुगली नदी में नौका विहार भी किया, नौका पर गए, और अब कोलकाता में भी रोड शो कर रहे हैं। क्या मैसेज प्रधानमंत्री का राजधानी कोलकाता से, विनोद जी, जिस तरह से हावड़ा, हुगली नदी और कोलकाता तीनों को प्रधानमंत्री ने टच किया? लाल जी, अभी आप जो स्क्रीन पे चलते हुए जो लोगों की वो भीड़ और उत्साह में आप महिलाओं की जो तादाद है उसको अगर देखेंगे, और उसको अगर आप इस चीज को जो नोटिस करेंगे और हाथ हिलाते हुए महिलाओं का जो अभिवादन है उसको आप देखेंगे, तो जैसा हम लोग कह रहे थे कि ये उम्मीद की भीड़ है, तो आप ये देखिए कि इसी शहर में, इसी जगह पे का ये जो श्यामगंज का इलाका है, जिसके विधायक है, टीएमसी के विधायक है, मंत्री है शशि पांजा, शायद वही शशि पांजा का ही वो इलाका है, और वो 4 बार के विधायक है, ममता बनर्जी के कैबिनेट में वो कद्देदार मिनिस्टर है। जब आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज में वो छात्रा के साथ में जो घिनौनी वो उसके साथ में रेप और हत्या हुई थी, तो उनसे जब रिपोर्टर ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि मैं हेल्थ मिनिस्टर नहीं हुआ, हेल्थ मिनिस्टर से पूछो कि मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है। और यहाँ इस राज्य के हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी है। जी। तो आप सोचिए कि एक अकाउंटेबिलिटी और एक सेंसिबिलिटी क्या है इस स्टेज में, और एक महिला मंत्री को कि जो आर्जिकर की उस डॉक्टर की, जो एक इतनी मेरिटोरियस डॉक्टर और इतना क्वालिफाइड डॉक्टर की हत्या को इतना मामूली से लेना और इतना इनसेंसिटिव उसका रिप्लाई देना, आज उसी शशि पांजा के इस सस्पेंसिव में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो है। और उसमें आप ये देखिए कि 2 से 3 महीना आपने लंबी इसके लिए एक तरह से डीडी में भी इसके कई स्टोरी किए होंगे कि लगभग 6 महीने तक डॉक्टर उसके स्ट्राइक में वहां बैठे रहे, कोई पूछने वाला नहीं रहा। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से लेके देश के कई ऑर्गेनाइजेशन बाद में कोर्ट ने भी दखल दी, और इसके बाद उसके मामले को कभी ऐसा हुआ नहीं। आज जब महिलाओं के पहली पंक्ति कतार में चलते हुए इस रोड शो में आप देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो दर्द जो थी, वो टीस जो थी, वो लोगों की कभी वो खत्म नहीं हुई थी, उनको न्याय नहीं मिला, वो जस्टिस नहीं मिला। आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज की वो डॉक्टर की जो माँ है, तो आप आज देखिए कि वो खुद बीजेपी के कैंडिडेट पे टिकट लड़ रहे हैं उसी पश्चिम बंगाल कोलकाता के इसमें। तो ये जो लोग हैं कि लोग जो जानते हैं कि लोग भूल जाते हैं, लोगों को भूलने की आदत है, ये लोग भूलते नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में उसका चेन रिएक्शन हमने देखा है, जो महिलाओं को हमने देखा है जिस तरह से रिएक्ट करते हुए और वोटिंग का पैटर्न बदलते हुए, तो ये लगता है कि एक बड़ा रिएक्शन है। और आज आप इस भीड़ में देखिए, आधी आबादी आपको आधी वही महिलाएं लगती होगी जो इस रोड के भीड़ के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के काफिले के साथ साथ आगे बढ़ते हुए दिख रही है। तो ये जो जोश है, ये जो जोश आप दिख रहे हैं, वो जोश में कोई ना कोई एक संकल्प है। हर के अपने अपने संकल्प होते हैं। बगना आप 42 डिग्री टेम्परेचर में, एक तो प्राइम मिनिस्टर का ये रोड शो और उसमें घंटों से इंतजार करते हुए लोगों का, आप उस चीजों को देखिए कि उन लोगों में एक किस तरह का एक कमिटमेंट लेवल है।
बिल्कुल। और वो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो में है, तो मुझे ये लगता है कि इस देश के लोकतंत्र के लिए यही एक मौका होता है जबकि जनता अपना फैसला देती है। जी। और जनता जब फैसला देती है तो वो झन्नाटेदार फैसला देती है, जिसमें जो सरकारें होती है वो किसी तरह से नैरेटिव्स में बायां दायां करती है, लेकिन जनता उसको भूलती नहीं है। जनता अपने एजेंडे को हमेशा सामने में रखती है। आप इसे देखिए, श्याम बाजार के उस भीड़ में, उस इलाके में लोग जहां तक आपकी नजर जाएगी ठसाठस भीड़ की, वो आप देख रहे होंगे कि भरी हुई और खचाखच भीड़ से प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये काफिला निकलते हुए जब आप देख रहे हैं, शाम की हल्की सी जो रोशनी है उसके साथ में आप देख रहे हैं लोगों की भीड़ और दोनों बगल के आसपास के लोगों की उम्मीदें। तो ये आप कह सकते हैं कि मैं कहता हूं सबसे बड़ा कि इस प्राइम मिनिस्टर मोदी इस देश के, जब भी हम लोग चर्चा करते हैं कि वो कैसे एक एस्पिरेशनल इंडिया के सबसे बड़े जननायक हैं, तो ये भीड़ बताती है। आज जब आप सड़क के दोनों किनारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लगे हुए कटआउट को देखते हैं, तो शायद ममता बनर्जी भी याद करती होगी कि वो बार बार इसी बाहरी के और बंगाली के मुद्दे पे 2021 का चुनाव लड़ा था और हर बार बंगाली अस्मिता की बात कही थी करके उन्होंने एक तरह से ये बताने की कोशिश की थी कि ये सारे आउटसाइडर हैं। आज बंगाल के लोगों ने जो प्यार दिखाया है, उत्साह दिखाया है मोदी को लेके, अमित शाह को लेके और इस भीड़ का कारवां जो सामने में लाया है, तो वो सारे नैरेटिव्स को फेल किया है और उसने बताया है कि देश के मुख्य धारा में जुड़ने का सबसे बड़ा संकल्प यही है कि विकसित भारत के साथ आपको जुड़ना होगा। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संकल्प दिखाया, वो रास्ता दिखाया है। तो मुझे लगता है इस भीड़ को जब हम कहते हैं ये उम्मीद की भीड़ है, ये एस्पिरेशनल बंगाल की भीड़ है, ये एक संकल्प की भीड़ है, तो वो आज हम कलकत्ता के बाजारों में देखते हैं, इस उमंग को देखते हैं, इस भीड़ के जोश में देखते हैं। बिल्कुल, ये जोश दिखाई पड़ रहा है और ये जोश नीरज ये जोश ये भी कह रहा है कि जिस मुद्दे को टीएमसी ने उठाया कि ये लोग तो बाहर से आए हुए हैं, अगर इस तरह का जोश है कोलकाता की सड़कों पर लोगों का, तो ये तो कहा जाएगा कि लोगों ने इस बात को नहीं माना, टीएमसी की इस बात को। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और आप देखें कि प्रधानमंत्री को लेकर एक अलग तरह का उत्साह यहाँ के लोगों में देखने को मिलता है। आप देखें, ये कोई पहला ऐसा नहीं है कि केवल पॉलिटिकल प्रधानमंत्री के दौरे रहे हों। इससे पहले भी हजारों लाखों करोड़ की जो सौगातें हैं पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई हैं। हमने देखा है कि रोड कनेक्टिविटी से लेकर रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम किया गया है, वाटर कनेक्टिविटी पर बड़े पैमाने पर काम किया गया है। खासतौर से हमने देखा है कि हुगली में मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो प्रधानमंत्री ने शुरू किया था कि यहाँ की जो लोग हैं जिस तरीके से जाम से जूझते हैं उससे उनको निजात मिले। रोजगार के क्षेत्र में हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर काम की गई। और आप जैसे विनोद जी बता रहे थे, ये भीड़ कोई अचानक से लालजी आई भीड़ नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को खपाया है इस भीड़ के लिए। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और राजनीतिक हिंसा का शिकार होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे को अपने हाथों में लेके वो खड़े रहे हैं। ना सिर्फ खड़े हैं बल्कि जिस तरह की पुष्प वर्षा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोग अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। और ये तब जब निश्चित तौर पर उमस वाली गर्मी इतनी ज्यादा कोलकाता में इन दिनों पड़ रही है, कोलकाता की सड़कों पर नीरज, उसके बावजूद लोगों में इतना उत्साह नीरज। देखिए, बिल्कुल मैं वही उसी बात का जिक्र कर रहा था लाल जी कि ये जो उत्साह है वो पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की एक तरीके से मेहनत है जिन्होंने सालों तक तपस्या की है, सालों तक अपनी पार्टी के झंडे को यहाँ के लोगों के बीच में रखा है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का जो जिक्र है उन्होंने किया है। आप देखिए कि 2011 में मात्र 4% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते वो 40% के आसपास, जब 2024 के हम लोकसभा इलेक्शन को देखते हैं, आप देखें कि 2014 में 17% के आसपास वोटिंग मिली थी, 19 में 40%, 21 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे 38% से ज्यादा का वोटिंग शेयर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया था। तो ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, इसके लिए लंबे समय तक जो प्रयास है वो किए गए। आप देखें कि मोटामोटी अगर हम पश्चिम बंगाल को अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इसको हम 4 भागों में अगर लालजी बांटे तो उत्तर बंगाल वाला जो हिस्सा है उसमें भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत रही है, चाहे कूच बिहार हो, उत्तर बंगाल में ये अलीपुर द्वार का हिस्सा हो, जलपाईगुड़ी हो, दार्जिलिंग हो और उत्तर दिनाजपुर का इलाका हो।
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से बेहतर प्रदर्शन किया है और जो सीटें हैं वो भी मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मथुरा बेल्ट दक्षिण बंगाल की निर्णायक शक्ति है, लागी 30 से 40 सीटें हैं वो डिफेंड करती हैं और ये वो सीटें हैं जिनके पास चली जाती हैं वो पश्चिम बंगाल में अपनी जो सरकार है वो बना लेता है, खासतौर से उत्तर 24 परगना, बनगांव, नदिया, ये ऐसे इलाके। तो पार्टी ने लगातार इन इलाकों में काम किया है, उनके कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक हिंसा का शिकार होने के बावजूद भी लगातार काम किया। हमने देखा है कि किस तरीके से लालजी प्रथम चरण के चुनाव हुए थे, उम्मीदवारों के ऊपर पथराव किए गए थे, राजनीतिक हिंसा का एक लंबा सिलसिला है और यहाँ के लोगों ने ममता बनर्जी को उस समय सत्ता में बैठाया था जब वाम दल राजनीतिक हिंसा इस पूरे प्रदेश के अंदर कर रहे थे और राजनीतिक हिंसा का शिकार टीएमसी हुई थी और उसी की सिंपैथी टीएमसी को मिली थी जब वाम सरकार को गिराकर टीएमसी सत्ता में आई थी। लेकिन टीएमसी सत्ता में आने के बाद वही वाम सरकार के रास्ते को अपनाकर वही राजनीतिक हिंसा कर रही है, कटमनी कर रही है, करप्शन कर रही है और यही कारण है कि ये जनता परेशान है। और जो भीड़ आप देख रहे हैं हजारों लाखों की संख्या में एक उम्मीद के साथ ये खड़ी है, ये महिलाएं ये उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री को देख रही है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो उनकी इच्छाओं को पूरी करेगा, जो माँ बहनों की सुरक्षा करेगा। आज भी ममता बनर्जी जब कहती है कि 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद आप घर से न निकलो, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो किस तरीके से इस वक्तव्य को दे सकती है, तो वो खुद समझ सकती है कि राज्य की हालात किस तरह के, महिला सुरक्षा के नाम पर किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है। खुद महिलाएं जब घर से बाहर निकलने से डरती है तो एक मुख्यमंत्री को इससे शर्मनाक स्थिति क्या होगी जब वो खुद महिला है। तो निश्चित तौर पर ये महिलाएं बड़ी संख्या में निकली हैं एक उम्मीद के साथ और मुझको लगता है यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक गजब का उत्साह है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति यहाँ के कार्यकर्ताओं में, यहाँ के नेताओं में एक अजीब तरह का हम कह सकते हैं कि उत्साह पैदा करती है और बड़ी संख्या में आप देखें कि ये लोग निकले हैं और प्रथम चरण में जो वोटिंग हुई है निश्चित तौर पर पार्टी का जो उत्साह है वो इस समय टॉप पर है और खुद प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अगर सरकार बनी करप्शन के खेल में जो जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कटमनी को रोका जाएगा, जनता की इच्छाओं को पूरा किया जाएगा, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा। आप देखें कि क्या इन गरीबों को हक नहीं है कि जो आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का जो बीमा है वो मिले? क्या इन किसानों को हक नहीं है कि जो दिन रात अन्नदाता है क्या उनको किसान सम्मान निधि? ये देखिए लोग अपनी बालकनी से भी, कुछ लोग अपनी बालकनी से भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें वीडियो बना रहे हैं, प्रधानमंत्री से आदान प्रदान कर रहे हैं अभिवादन का और अपने घरों के बालकनी में भी कुछ बुजुर्ग भी, कुछ महिलाएं भी वो वहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। ये देखिए बालकनी से महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देख रही हैं, अभिवादन का आदान प्रदान कर रही हैं और कई जगह से पुष्प वर्षा, फूलों की बारिश भी। आपके पास लौटता हूँ नीरज, हमारे साथ विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये जो तस्वीरें हैं इन तस्वीरों में और जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विशेष रूप से कुछ बयानों पर कि उल्टा लटका करके सीधा कर दिया जाएगा गुंडों को और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो गुंडे टीएमसी के हैं वो घर में ही रहे, अच्छा रहेगा। तो इन दोनों का ये जो दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं लोगों के कोलकाता की सड़कों पर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया, कोई कनेक्शन है इन दोनों के बीच? लाल जी, इस बार क्या जो बंगाल का, पश्चिम बंगाल का चुनाव है और पश्चिम बंगाल के चुनाव का जो जिस तरह से आप देख रहे हैं जो टेम्परेचर है उसमें एक चीज जो साफ साफ आप दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देगा, वो राइटिंग ऑन द वॉल्स आप जिसको कहते हैं जी, कि सारे पुराने पॉलिटिकल नैरेटिव्स इस बार फेल कर गए। तो ममता बनर्जी जो माँ माटी मानुष की बात करते हुए नो डाउट कि ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर के रूप में अपनी पहचान बनाई है और जोरदार मेहनत की है। टीएमसी का भी अच्छा आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम रहा है, इलेक्शन मजबूती से हर दल के लोग लड़ते हैं और बीजेपी ने भी इसाने बसाने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। ये तो 4 मई को जनता बताएगी कि फैसला किसके पक्ष में है, लेकिन बंगाल के चुनाव ने पूरे भारत के इतिहास में लोकतंत्र के जो ये महापर्व है इस फेस्टिवल का, उसका एक शानदार रिफ्लेक्शन इस बार 2026 में किया है। 2026 में इसलिए कहता हूं कि ये बंगाल के इतिहास में पिछले 50 साल के इतिहास में मानक होगा, स्टैंडर्ड होगा लाल जी, कि लोग जो भय से, जो भरोसे का जो एक बीजेपी का अपना नैरेटिव, अपना एजेंडा था, उसको कैसे सच माना और
कम से कम बीजेपी के इस अभियान में को तब बल मिला है जब इलेक्शन कमीशन ने इसका पुरजोर इस बार सिक्योरिटी अरेंजमेंट का ये व्यवस्था की है। तो अब आप देखिए कि इस बार जो भय से भरोसे का जो ये चुनाव है, ये यात्रा है इस बार का, उसमें लोग अगर इस बार भय मुक्त होके इलेक्शन करने निकले हैं और लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये चौंकाने वाली है बात है। क्योंकि 30-32 साल के लेफ्ट के शासन में और ममता बनर्जी के 15 साल के शासन में ये माहौल नहीं दिखा था। बंगाल में जो एक उत्सव का नजारा होता है वो नहीं दिखा था। वो पार्टी के अपने वर्कर अपने तरीके से सेलिब्रेट करने का जो ये था, वो सत्ता पे एक कब्जा का वो एक नैरेटिव होता था। जो ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार योजना के कारण महिलाओं को का जो वोट है उसमें वो कहती है कि सबसे बड़ा उनका एक बैंक बना था। अब वो लक्ष्मी भंडार योजना पिछले इन वर्षों में ये मामला थोड़ा सा ऊपर आ गया है। जब आप कहते हैं ना एस्पिरेशंस में, तो अब 1500 500 से 1500 का जो ये है उसमें अगर महिलाएं देखती है कि वो एक ठगा सा महसूस करती है कि जहां उनके पास इतने विकल्प खुले हैं इस विकसित भारत में, तो वो उनको आप अगर ये देते हैं सेटिस्फैक्शन कि तुम्हें हमने 1500 रुपया दे दिया या 1000 दे दिया, वो आज का भारत नहीं है लाल जी। आज का भारत कुछ अलग सोचता है। आज का भारत क्या सोचता है ये आपको अभी फर्स्ट फेज के इलेक्शन में बंगाल और तमिलनाडु में दिखाया है। जो सरकार के जो जिस तरह के वादे हैं और जिस तरह की स्कीमें हैं उससे अलग हट के सोच बनी है। एक सरकार का जो रिफ्लेक्शन लोगों ने जो दिखाया है कि कैसी हो सरकार, ये आपको सच में 2026 के नतीजे के बाद आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार के पॉलिटिक्स को जब आप कहते हैं कि ममता बनर्जी का नैरेटिव कैसे बदला है, तो इस बार टीएमसी को लोगों के बीच में एक ओरिजिनल अपना कुछ कहने के लिए कुछ नहीं था। पहले दिन से अगर आप इस चीज को देखें कि ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ लड़ते देखी, इलेक्शन कमीशन को एजेंडा बनाया, सुप्रीम कोर्ट तक वो खुद ममता बनर्जी आज सीएम वकालत करने पहुंची। वो एक जो शो था उनका कि वो एक कम्युनिटी को बताने के लिए एड्रेस करने के लिए आ रही थी कि वो हम सबसे बड़े तुम्हारे रहनुमा हैं, हम ही तुम्हारे रक्षक हैं। तो एक बीजेपी आएगी इसका खौफ देके आपने कई सरकारों रीजनल पार्टियों को देखा था कि अपने एक बड़ा वजूद का एक स्ट्रक्चर बनाया था। चाहे वो लालू यादव का टेन्योर लिखिए या समाजवादी पार्टी का उसी में देखिए, इन लोगों के राजनीतिक आधार इसी पूंजी पे चलती थी कि बीजेपी आ जाएगी और वो इसको रोकने के लिए तमाम जो सो कॉल्ड सेकुलर दलों का वो एक गठबंधन बनाते थे और चुनाव लड़ते थे जी। लेकिन आज कल का जो सेकेंड फेज के चुनाव प्रचार के लिए उतरे राहुल गांधी का 2 ही घंटे का बंगाल दौरा था और उसमें उन्होंने जिस तरीके से ममता बनर्जी के भय और भ्रष्टाचार पे हमला बोला है, तो लाल जी ये बात साफ है कि पॉलिटिकल पार्टी इस बार लोगों ने जो दीवारों पे लिख दिया है उसको बड़ी तरीके से पढ़ रहे हैं बगैर चश्मे के जी। और वो ये पढ़ रहे हैं कि ये एक परिवर्तन का जो बंगाल के लोगों ने जो दिखाया है और बंगाल के लोगों ने जिस तरह से इस बार बीजेपी को लेके उत्साह दिखाया है, रिजल्ट उसका जो भी हो, लेकिन जो उत्साह दिखाया है भीड़ के रूप में, वो मुझे लगता है कि ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज और सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट पढ़ रहे हैं और बहुत करीब से पढ़ रहे हैं। लाल जी आपको ये भी बताने की जरूरत है कि ये देखिए कि इस बार पश्चिम बंगाल में कम से कम 40-50 हजार बूथों पे जो मतदान हुआ है उसको लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा है कि ये गड़बड़ी हुई है, इसका रिपोलिंग होनी चाहिए, इसका रिपोल होना चाहिए, ये भी आपने नहीं सुना होगा। तो ये सारी चीजें अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि इस बार बंगाल के चुनाव को लोग लीड कर रहे हैं, आम लोग लीड कर रहे हैं और वो आम लोग जब लीड करते हुए दिखते हैं और उसके बीच में जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रोड शो देखते हैं तो आपको लगेगा कि उस लोगों के साथ में प्राइम मिनिस्टर का वो कम्युनिकेशन है जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक मजबूत आधार दिया है। बिल्कुल, और इस आधार में आधी आबादी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ऐसा लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो चल रहा है, आप देखिए इसमें एक तो सबसे पहले आधी आबादी की उपस्थिति देखिए और उसके बाद अपनी बालकनी में विशेष रूप से जो महिलाएं खड़ी हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अभिवादन न सिर्फ रोड पर उपस्थित लोगों के साथ कर रहे हैं, बल्कि बालकनी में जो लोग खड़े हैं अपने अपने घरों के बालकनी में, छतों पर, वहां भी प्रधानमंत्री लगातार बीच बीच में हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, उनसे अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं, उनकी तरफ भी देख रहे हैं। और लोग ये देखिए फूलों की भी बारिश लगातार कर रहे हैं। और बीजेपी का जो बैनर है, पोस्टर है, झंडा है, उससे भी ये रोड शो बिल्कुल पटा हुआ है। प्रधानमंत्री लगातार सभी का अभिवादन कर रहे हैं। नीरज सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता, वहीं ये जो रोड शो चल रहा है, नीरज सिंह वहीं पर दरअसल उपस्थित भी हैं। नीरज, इस रोड शो में हम देख रहे हैं जो कोलकाता के मकान की एक बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो काफ़ी पुराने हैं और वो पुरानी शैली में बने हुए हैं, वहाँ पर भी लोग भारी संख्या में उपस्थित हैं नीरज, अपनी अपनी बालकनी में। देखिए, बिल्कुल कोलकाता की पहचान है उसका आर्किटेक्ट, और आप देखें कि उस तरह की जो बिल्डिंग है वो कोलकाता में आपको जगह जगह दिखाई देंगी। लेकिन ये दृश्य निश्चित तौर पर लाल जी अद्भुत है। आप देखें कि आधी आबादी हाथ हिलाकर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। हमने देखा है उन दृश्यों को कि बालकनी में सेल्फी लोग ले रहे हैं प्रधानमंत्री का, और एक अलग एक अजीब तरह का जो उत्साह है वो लोगों में दिखाई दे रहा है। एक हम ये कह सकते हैं कि आस के तौर पर प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, कोई हिस्सा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखें कि फूलों की बारिश की जा रही है, लोग हैं वो प्रधानमंत्री को हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि एक तरीके से पश्चिम बंगाल में आइए। शायद मुझे लगता है कि उसी आस को लेकर जो लोग हैं, आधी आबादी जो निकली है वो उसी आस को लेकर निकली है, क्योंकि हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो परेशान है वो इसी आधी आबादी को पश्चिम बंगाल में होना पड़ता है, चाहे घर से लेकर जब काम के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में जब ये जाती हैं तो कहीं ना कहीं इनको शिकार होना पड़ता है और तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और देखिए, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी देखें हैं लाल जी, तो एक तरीके से विपक्ष की जो शून्यता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि जो टीएमसी का विकल्प जो लोग ढूंढ रहे थे वो तो ना कांग्रेस को पा रहे थे और ना ही वाम दल के रूप में उनके सामने था। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बेहतर विकल्प था। डबल इंजन सरकार का जो संकल्प है वो उनके सामने था। प्रधानमंत्री ने लगातार कई बार जिक्र भी किया है कि केंद्र सरकार तमाम योजनाओं को यहाँ पर शुरू करना चाहता है, लेकिन टीएमसी की जो सरकार है वो राजनीतिक देश के तहत ना तो कई बार जो योजनाएं उनको लागू करती है, जमीनें तक जो केंद्र सरकार है उसको नहीं देती है, पैसा जो बड़े पैमाने पर आता है उसमें भी करप्शन का खेल खेला जाता है। लाल जी, आपको बता दें कि आज भी जो पीडीएस स्कैम यहाँ पर हुआ था 10,000 करोड़ से ज्यादा का, जो केंद्र सरकार के द्वारा अनाज भेजा जाता है यहाँ के गरीब लोगों के लिए, उन मजदूर लोगों के लिए जो बेचारे दिन रात मेहनत की कमाई करते हैं, उसमें से 10,000 करोड़ का घोटाला किया गया। 40 से 50% तक अनाज खुले बाजार में बेचकर और बंदरबाट किया गया और उसको लेकर कार्रवाई भी की गई है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इससे पहले भी जो टीएमसी के मंत्री थे वो गिरफ्तार हुए थे। आज भी कई तरह के जो कारोबारी है उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो की गई। तो आप देखें कि किस तरह की स्थिति है इस राज्य की। एक जमाना था जब कोलकाता से कोई बात, पश्चिम बंगाल से कोई बात निकलती थी तो पूरे देश में फॉलो की जाती थी, पूरे देश उस बात को मानता था। लेकिन आज आप देखिए, आज महिलाओं की स्थिति देखिए, रोजगार की स्थिति देखिए, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जीवन शैली देखिए, भय का जो माहौल है वो देखिए। सरकार के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ आप बात करेंगे तो आपके ऊपर पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। हमने वो दृश्य देखे हैं लाल जी कि जब सीबीआई कार्रवाई करने के लिए गई थी तो टीएमसी की सरकार ने पुलिस के द्वारा सीबीआई के अधिकारियों को लॉकअप में बंद करवा दिया था, ईडी के अधिकारियों पर पथराव किया गया था। वो दृश्य हमने देखे हैं। तो ये किस तरह का लोकतंत्र है, ये किस तरह की संवैधानिक व्यवस्था है इस राज्य के अंदर कि आप न संविधान को मानते हो न कानून को मानते हो और आप एक तरफा अपनी जो बात है वो चलाते हो। हमने देखा है कि एसआईआर के मुद्दे पर किस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार टिप्पणियां की गई थी। हमने देखा है कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ जो इस चुनावी प्रक्रिया में लगी हुई हैं, उनको धमकी दी जा रही है कि आप किस इलाके में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, मुझको मालूम है। तो ये किस तरह की राजनीति है, एक समझ से परे है। और मुझको लगता है कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं लाल जी, तो वो समझते हैं कि
के दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां किस तरीके से विकास हुआ है, किस तरीके से लोगों की इच्छाओं की पूर्ति की गई है। हमने उन दृश्यों को भी देखा है कि जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर कैंपेन करने के लिए आए थे तो उनकी सभा में भी बड़ी संख्या में भीड़ आई थी। तो अब यहाँ पर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार जो विकास का काम करे, उन समस्याओं का समाधान करे जिनका दशकों से ये जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सामना कर रहे हैं। आप देखें जंगलों से खड़े होकर किस तरीके से अभिवादन प्रधानमंत्री का किया जा रहा है, तो ये अद्भुत दृश्य है और ये बताता है कि लोगों के मन में बहुत कुछ है और निश्चित तौर पर जब वोट करने जाएंगे उनके मन की बात ईवीएम में दर्ज की जाएगी और जब 4 मई को रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे तो ये पता लगेगा कि लोगों ने अपने मन की बात को किस तरीके से दर्ज किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मन की बात, जो लोगों के मन की बात है, वो सबसे बड़ी मन की बात होती है। और अब विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समय जो ये रोड शो कोलकाता की सड़कों पर, और जिस तरह से कि सड़कें भरी, अच्छा देखिए सड़कों के किनारे बैरिकेड लगाए जाते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा, लेकिन बैरिकेड के पीछे कितने लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और उनके साथ अभिवादन करने के लिए आए हैं। कोलकाता की सड़कें जो ये कह रही हैं विनोद जी, इसमें निश्चित तौर पर जो बहुत सारी बातें पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, कोलकाता के लोगों के लिए, भद्रलोक के लोगों के लिए कही जाती थी, वो सारी धारणाएं टूटती हुई नजर आ रही हैं आज के रोड शो से। लाल जी, इस रोड शो में जो कई चीजों के देखने के साथ साथ अगर मैं देखता हूँ कि वो जो बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं वो कलकत्ता की उस विरासत की तस्वीरें भी हैं, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर से लेके अरविंदो से लेके अगर आप देखते हैं लगे हुए देखते, तो मुझे लगता है कि ये जो बड़े महारथी थे, ये देश की जो पहचान थी, बंकिम चंद्र चटर्जी से लेके वो सारे लोग कहाँ इस कलकत्ता के और पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल नैरेटिव में लेफ्ट से लेके और टीएमसी तक गुम हो गए थे। बंगाल के इस आदर्श को और कलकत्ता की इस पहचान को किसने मिटाया था? आज अगर आप देखिए कि इस प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो के का दोनों बगल जो कटआउट मैंने अभी देखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर का, बंकिम चंद्र चटर्जी का, अरविंदो जी का, तो मुझे लगा कि इस विरासत को क्या अपनी नई पीढ़ी के बीच में नहीं ले जाया जाना चाहिए था? क्या इस विरासत को कहीं लगा नहीं होगा कि कलकत्ता की जो पहचान है, जब जिस दौर था लाल जी की कलकत्ता से कम 4 से 5 बड़े बड़े साइंटिस्ट दुनिया में उनकी अपनी एक पहचान होती थी। कलकत्ता का जो पश्चिम बंगाल का जो एक इंटेलेक्चुअल हब था वो कलकत्ता जाना जाता था। पश्चिम बंगाल की बात जब आप करें, आप भी उसी इलाके से पास के ही हैं, तो उस समय में अगर बिहार से लेके और पूरे पूर्वांचल तक के जो पढ़ाई लिखाई का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक ऑक्सफोर्ड हुआ करता था कलकत्ता। बेशक, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसमें उन सारे इलाकों के लिए, उन इलाकों के लोगों के लिए उसी कॉलेज में पढ़ना अपने आप में ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के जैसा पढ़ना होता था। बिल्कुल। आज उसकी शांति निकेतन जो कलकत्ता क्या, पश्चिम बंगाल क्या, पूरे दुनिया में उसकी एक शख्सियत थी जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसको बनाया था। आज उन सारे जादवपुर यूनिवर्सिटी, उसका क्या हो गया लाल जी? वो कहां से गुम हो गई उस चीजों के बीच में। आज जब इस लोगों का रोड शो देखते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें एक अपनी विरासत को पाने की भी ललक है। उसमें उस जो पॉलिटिकल नैरेटिव था जिसमें इन सारे महान पुरुषों का, अब जब आप इलेक्शन की बात करते हैं तो मुझे याद आया कि कलकत्ता के सुकुमार सेन इस देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिसने भारत में इलेक्शन का सबसे बड़ा ढांचा तैयार करने वाला सुकुमार सेन ही थे, जो मैं अगर गलत नहीं समझ रहा हूं तो वो जो कलकत्ता की छाती है, कलकत्ता की वो जो पहचान है, इस पहचान को किसने छीन लिया? इस वोट के पॉलिटिक्स में और सत्ता पे कब्जा के पॉलिटिक्स में 32 साल तक लेफ्ट ने अपनी विरासतों को खोखला कर दिया। तो ममता बनर्जी अपनी माँ मानुष की सो कॉल्ड नैरेटिव्स में पूरी कलकत्ता की पहचान बिगाड़ दी। कलकत्ता जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब हुआ करता था लाल जी, उस कलकत्ता से इतने बड़े इंडस्ट्री के हब को किसने छीन लिया? आज अगर देश के आप दूसरे कोस्टल स्टेट में जाएं और जो उनका जीडीपी देखें तो आपको लगेगा कि कैसे ह्यूमन इंडेक्स में और वेल्थ काउंटर में बंगाल सबसे पीछे चला गया। इसका दोषी कौन है?
तो ये दोषी जब है तो लोग इस बात को मान रहे हैं आज, और उनको जब एक भरोसा मिला है, उनको जब एक रास्ता दिखा है, तो वो उस विरासत की पहचान को आगे बढ़ाने आए हैं। वो कलकत्ता की इस शान को आगे बढ़ाने आए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के काफिले के साथ चलते हुए इस हजारों लोगों को अपने देश के अलग अलग हिस्से में रोड शो देखा होगा, लेकिन ये भीड़, ये उत्साह, ये उमंग, ये लोगों की आकांक्षा शायद आप किसी भी रोड शो में नहीं देखे होंगे। अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं, हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी के त्रिपुरा से लेके और नॉर्थ ईस्ट से लेके, चेन्नई से लेके हर जगह के रोड शो, केरल के त्रिवेंद्रम से लेके देश के हर हिस्से में प्राइम मिनिस्टर मोदी का रोड शो होता है। लेकिन आज इस रोड शो में जो विलक्षणता है, लोगों में जो खुशी है, लोगों में जो चमक है, उसको अगर आप पढ़ पाए लाल जी, तो ये चमक है अपनी उस विरासत को, अपनी उस पहचान को, अपनी उस शाश्वत जो कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के आभा है उसको लौटाने का। तो आप आज देखिए कलकत्ता को एक उम्मीद जगी है, पश्चिम बंगाल को उम्मीद जगी है कि कल पश्चिम बंगाल, कलकत्ता भी एक टूरिस्ट का हब हो सकता है, एक इंडस्ट्री हब हो सकता है। और ये इंडस्ट्री हब हो सकता है तब जब ये पश्चिम बंगाल को ये जो झूठ का एक लेफ्ट आइडियोलॉजी और ये सब सारे जो फिलॉसफी है, उसको लोगों को जब आप दरकिनार देखते हुए देखेंगे, उसको जब इस फिलॉसफी को जो इनइक्वालिटी के नाम पे 32 साल तक किस तरह से बंगाल को रौदा था, आज जब आप देखते होंगे ममता बनर्जी के माटी मानुष के नाम पे जो लोगों को के साथ में एक छलावा हुआ था, एक फरेब हुआ था कि गरीबों को उनका हक नहीं मिला, बच्चों को उनको रोजगार नहीं मिला, एजुकेशन के लिए उनको अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज ढूंढने के लिए कलकत्ता से बाहर जाना पड़ा। तो ये बात आप कह सकते हैं कि लोगों ने इस बात को फिर से इस बात को रियलाइज किया है कि ये फिलॉसफी विकसित भारत संकल्प के फिलॉसफी के सामने में बहुत ओछा है। और इसलिए आज जब आप लोगों की ये भीड़ देखते हैं, ये उम्मीद देखते हैं, तो आपको मानिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस दौर में लोगों के साथ संवाद करके कम से कम ये भरोसा जरूर दिलाया है कि देश के अन्य हिस्से में जो विकास की ये रथ यात्रा चली है, वो पश्चिम बंगाल में भी यात्रा चल सकती है। लोग अगर भरोसा करें, लोग अपने बैलेट और अपने वोट की ताकत को पहचाने, तो कलकत्ता भी एक दिन मुंबई हो सकता है। आज जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि बंगाल के सारे मेड जो हैं वो चले गए हैं वोट करने, उन्हें कम से कम ये पता होनी चाहिए कि बंगाल कभी दुनिया में साइंटिस्ट भी भेजा करता था, बंगाल कभी दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर्स भी भेजा करता था, बंगाल सबसे ज्यादा जो प्रोफेशनल्स है आईटी के वो भी कभी भेजा करता था। तो आज इस बंगाल को किसने लूटा, किसने बंगाल की इस छवि को खत्म किया? तो हजारों के हाथ उठे हुए जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो संकल्प मैंने सेल्फी लेते हुए आप देख रहे हैं, ये वही संकल्प है, यही पहचान वापस करने का संकल्प है, ये भीड़ की ये उम्मीद है जो आप आज हम इसमें पोलिंग परसेंटेज में देख रहे हैं। ये उम्मीद है कि लोगों का कारवां आप इस भीड़ से निकल करके वोटिंग पे पोलिंग बूथ पर जाते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इससे शानदार उदाहरण हो नहीं सकता। जब आपने परसों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो खुशी मनाते हुए देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से लोगों की इस भीड़ को, लोगों के पोलिंग टर्नआउट को लेकर खुशी व्यक्त की थी, तो दुनिया में, भारत में कोई भी ऐसा लोग नहीं होगा जो इसको एक्नॉलेज नहीं करेगा। लोगों की इस मौजूदगी को, लोगों की इस भीड़ को, लोगों की इस प्रेजेंस को, वोटिंग टर्नआउट को, ये कलकत्ता ने, ये पश्चिम बंगाल ने एक नई दिखाई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के बारे में ये कहा जाता था कि बंगाल जो आज सोचता है, बाकी पूरा देश उसको कल सोचता है। बंगाल का वैभव, कलकत्ता का वैभव, राजधानी कलकत्ता जो कि अब कोलकाता कहलाती है, उसके वैभव। नीरज, आप इस रोड शो में वहां के लोगों से भी आपका संवाद निश्चित तौर पर हुआ होगा जब आप वहां पर मौजूद हैं। वो जो वैभव पाने की, वापस पाने की ललक जिसका अभी जिक्र विनोद जी कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वहां पर लोगों से जुड़ रहे हैं, क्या वो ललक भी लोगों में आपको वहां दिखाई पड़ती है जिसकी वजह से ये बदला सा बंगाल, बदला सा कोलकाता शहर और कोलकाता की सड़कें दिखाई पड़ रही हैं? कि उमस भरी इस भीषण गर्मी में अगर कोई व्यक्ति दोपहर के 2 बजे से लेकर और शाम को 6:45 बजे तक खड़ा हुआ है
सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, तो ये भीड़, ये लोग अचानक से आए हुए नहीं हैं और ना ही कोई बुलाए गए हैं। आप देखें कि इतनी भीषण गर्मी में खड़े होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर एक चमक दिखाई दे रही है, उनके चेहरे पर एक आस दिखाई दे रही है, बदलते बंगाल की आस दिखाई दे रही है। उन युवाओं को एक उम्मीद दिखाई दे रही है कि आने वाला कल बेहतर हो सकता है। उन महिलाओं को एक भरोसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में वो रात को 12 बजे भी अपने काम के सिलसिले में बंगाल की सड़कों पर घूम सकती हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो खासतौर से जो बुजुर्ग पुरुष हैं, उनको दिखाई दे रहा है, गरीब लोगों कि वो 5 लाख का जो बीमा है, जिस इलाज की उनको जरूरत है, वो संभव हो सकता है। किसानों को वो आस दिखाई दे रही है। तो ये दृश्य तो लाल जी कम से कम वही बता रहे हैं। और इनमें सबसे ज्यादा आप देखें कि आधी आबादी का जो उल्लास है वो आपको खास तौर से दिखाई देगा। और ये आधी आबादी आप देखें कि प्रथम चरण का जब मतदान हुआ था, उस प्रथम चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इस आधी आबादी ने। और आप देखें कि जब प्रधानमंत्री इस बात की जिक्र करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उस सबका साथ सबके विकास में उस हर गरीब व्यक्ति तक की उन योजनाओं की पहुंच को पहुंचाने का संकल्प है प्रधानमंत्री का, जो आज टीएमसी सरकार में संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राजनीतिक जो द्वेष है वो सामने आ जाता है। हमने इस तरह का दुर्लभ राजनीतिक द्वेष है वो कभी देखा नहीं है। भवानीपुर में लाल जी कल सभा हो रही थी और ममता बनर्जी उस सभा को छोड़कर चली गई सिर्फ इसलिए कि शुभेंदु अधिकारी भी बगल में कहीं सभा हो रही थी, उसको संबोधित कर रहे थे। हमने उन दृश्यों को देखा है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी से संसद भवन में मिलते हैं और काफी देर तक खड़े होकर बातचीत करते हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये किस तरह का देश है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के द्वारा अगर कोई रैली को संबोधित किया जा रहा है तो आप गुस्से में चली जाती हैं, आप जिस तरीके के आरोप लगाती हैं। तो ये बदले की राजनीति हमको दिखाई दे रही है। और मुझको लगता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार प्रहार कर रही हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर प्रहार कर रही हैं, सरकारी कर्मचारियों पर प्रहार कर रही हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो जिस तरीके से जनता से कटबनी लेते हैं, जिस तरीके से करप्शन का खेल खेला जाता है, मुझको लगता है कि उसी चीजों को जड़ से मिटाने के लिए आज के रूप में ये लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आए हैं। हावड़ा में भी हमने लाल जी इसी तरह का दृश्य हावड़ा में भी हमने देखा था कि महिलाएं और जो युवा हैं वो बड़ी संख्या में खड़े हुए थे। और आप देखें कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया लाल जी, उसमें उन तमाम चीजों को समाहित किया गया। आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता जो देने की जो बात है गरीब महिलाओं को, उसका जिक्र प्रधानमंत्री और जो पार्टी के जो लोग हैं, गृह मंत्री अमित शाह, वो लगातार करते रहे कि 3,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो हर महीने महिलाओं को दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं 15,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी ताकि वो लोग किताबें खरीद सकें, जो पढ़ाई है वो कर सकें। सबसे बड़ी बात, राज्य की सभी सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से महिलाओं को प्राथमिकता देने की जो बात है वो पार्टी कर रही है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया। और खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड नाम से एक विशेष पुलिस महिला बल का जो गठन है वो किया जाएगा, ताकि महिलाओं में जो असुरक्षा की भावना है लाल जी, वो असुरक्षा की भावना दूर हो सके। महिलाएं अपने मन की बात उन महिला पुलिस कर्मियों को बता सकें उस थाने में जाकर, जो आज पुलिस कर्मचारी या पुलिस के जो लोग हैं वो जिन्हें डरा धमका कर भगा देते हैं अगर वो अपनी शिकायतें दर्ज करने जाती हैं। समान नागरिक संहिता का जिक्र किया है कि 6 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में यूसीसी को लागू किया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। हमने देखा है कि मथुरा कम्युनिटी के लोग, करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, एक आस लगाए बैठे हैं, उनकी आस आज तक पूरी नहीं हुई। राजनीतिक जो लाभ है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने उनसे लिया, टीएमसी ने भी लिया, जो वाम सरकार है उन्होंने भी लिया, लेकिन उनकी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं किया गया। आप देखें कि जिस तरीके से करप्शन का यहाँ पर खेल खेला गया, 15 वर्षों से लगातार यहाँ पर कट मनी करप्शन के जो तमाम मामले हैं उस पर व्हाइट पेपर जारी करने का जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी ने कही है। और सिंडिकेट राज का खत्म, उसका खात्मा किया जाएगा। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जिक्र इस बात का करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो तस्करी है
खासतौर से हमने देखा है कि यहाँ से कोयला, बालू और गौ तस्करी बड़े पैमाने पर होती है, उस पर लगाम लगाने की बात की जा रही है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में जो घुसपैठ है वो इस राज्य में होती है और हमने देखा है कि किस तरीके से घुसपैठ के तमाम केस सामने आए हैं, किस तरीके से टीएमसी के लोगों ने उनके आधार कार्ड से लेकर तमाम राशन कार्ड, तमाम ऐसे जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बनवाने में सहायता की है। ये तमाम तथ्य सामने उजागर हुए हैं। लाइए, हमने देखा है कि किस तरीके से बंगाल से चलते हुए दिल्ली तक लोग पहुंचे हैं। दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी, बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे उनको निकालकर वापस बांग्लादेश में भेजा था। लाखों की संख्या में अगर ये बांग्लादेशी यहाँ पर रहेंगे जो अवैध तरीके से बांग्लादेश में आए, तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनके जायज हक है, उनका संसाधन है, उन्हीं का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और जो एक्चुअल संसाधन जिनको जरूरत है उनको वो संसाधन नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं बड़ी आस के साथ इस चुनाव को देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वायदे हैं उनको देख रहे हैं, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। और ये सिर्फ चुनावी जो हम घोषणा पत्र की बात कर रहे थे लाली जी, वो सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र नहीं है। इससे पहले भी आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना है, जल जीवन मिशन है, मुद्रा योजना है, स्टैंड अप योजना है, ये तमाम इस तरह की योजना है, वन धन विकास योजना है, पीएम दक्ष योजना है, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल है, प्रधानमंत्री, ये तमाम ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री या पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए शुरू से ही चलाते रहे और इसका जो लाभ है वो मिला है। बंगाल में खास तौर से आप देखें कि चाय बागान, जो चाय श्रमिक है वो भी बड़ी संख्या में मिलते हैं, लेकिन उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था, चाय श्रमिक कल्याण योजना चलाई गई ताकि उनको बेहतर जो सुरक्षा है वो मिल सके, उनकी जो बेहतर मजदूरी है वो मिल सके, उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो पूरी हो सके, उसके लिए मोबाइल एजुकेशन जो स्कूल है वो चलाए गए। तो इस तरह के तमाम कार्य किए गए। तो ये लोग चाहते हैं कि जिस तरीके की भीड़ दिखाई दे रही है और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लोगों को एक उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहे, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का सीधा फायदा यहाँ के लोगों को मिले और जो विकास की गति पिछले 10, 15, 20 सालों से रुक गई है वो विकास की गति एक बार दोबारा से शुरू हो। और ये सिर्फ टीएमसी के समय ही नहीं, आप देखें कि जो यहाँ पर लेफ्ट की सरकारी धीरे धीरे किस तरह से उद्योग धंधों का नाश किया गया। हमने वो दृश्य भी देखे हैं कि जिस तरीके से टाटा की नैनो फैक्ट्री लगी थी और ममता बनर्जी उस फैक्ट्री के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन आज आप देखिए क्या स्थिति है। जिन लोगों की जमीन थी, जिन पर वायदा किया गया था ममता बनर्जी के द्वारा, उन लोगों की जमीन आज तक नहीं मिली, उनको बेहतर मुआवजा जो राज्य सरकार है उन्होंने नहीं दिया। तो ये तमाम तरह के इश्यूज हैं। मुझे लगता है इनके आधार पर जनता वोट भी करेगी और एक आस और उम्मीद के तौर पर ये लाखों की संख्या में कलकत्ता जो वासी है वो निकल कर आए हैं और वो चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार जो उनके सपनों को एक उड़ान दे सके, एक ऐसी सरकार उनके बच्चों को भविष्य को संवार सके और एक ऐसी सरकार जो महिलाओं को सुरक्षा दे सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें नोटों की पहाड़ नजर ना आए। जो नजर आया था भ्रष्टाचार के न जाने कितने मामले, भर्ती घोटाले, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर नगर निगम भर्ती घोटाला हो, इस तरह के तमाम दृश्य आए थे पश्चिम बंगाल से विनोद जी। और लोगों के ज़हन में निश्चित तौर पर ये बात रहेगी कि एक ऐसी सरकार चुनी जाए जो कम से कम भ्रष्टाचार की ऐसी तस्वीरें ना हो जिसमें कि नोटों के पहाड़ इस तरह से दिखाई पड़े। देश और दुनिया में सभी ने वो दृश्य देखे थे विनोद जी। लाल जी, आपके सवाल के साथ में एक चीज जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर का ये काफिला जो चल रहा है, उस काफिले के साथ में देखिए कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पे वो नक्सलवाड़ी का भी इलाका है जो सबसे पहले इस देश में नक्सल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। आज इस प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में भारत नक्सल मुक्त भारत का एक संकल्प और उसका उद्घोषणा किया है। तो बदलाव कैसे होता है ये पश्चिम बंगाल के लोग जरूर महसूस करते होंगे कि नक्सलवाड़ी से चला हुआ लेफ्ट के हार्डकोर माओइस्ट का वो आंदोलन कैसे पूरे देश में एक रेड कॉरिडोर बना लेता है और देश के 300 पिछड़े जिलों में वो अपना आधिपत्य जमा लेता है। पशुपति से तिरुपति का तो आपको स्लोगन याद होगा लेफ्ट के दौर में, और वो किस तरह का दौर था जो छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड, बिहार से होते हुए उड़ीसा और कर्नाटक से होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रीजन महाराष्ट्र तक वो किस तरह का फैला था। और आज जिस संकल्प के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में नक्सल भारत की बात आप कहते हैं, तो आज का दिन में आप ये जानिए कि नक्सल के 12
14 पोलित ब्यूरो के मेंबर में से एक भी नहीं ये है जो एक्टिव है, सारे सरेंडर्ड है या मारे गए हैं। एक भी टॉप कमांडर आप जंगल में हो, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे लालगंज में, बंगाल के लालगंज में हो या बस्तर के रीजन में हो, ये आज की तारीख में नक्सल मुक्त है। अगर ये नक्सल मुक्त है, जंगल महल के आपने देखा होगा ममता सीपीएम के दौर में, जब केशव पटनायक का वो जो दौर था उस समय में कितना जबरदस्त लालगंज का पूरा एक लाल किला बन गया था। यूपीए का दौर था, आपने देखा था किस तरह से गवर्नमेंट नीचे, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट और सेंटर की गवर्नमेंट उस नक्सल के में सरेंडर एक तरह से लालगंज के उस माफिया के सामने में उन्होंने लगभग कर दिया था। आज के भारत में, आज का भारत है जो नक्सल मुक्त भारत कहता है और करके दिखाता है। ये संकल्प जो है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं संकल्प से सिद्धि तक, ये कोई स्लोगन नहीं है। ये लोगों ने नक्सल मुक्त भारत को होते हुए देखा है लाल जी। ये नक्सल के प्रभाव से पूरे बंगाल की जो आप देखते हैं माओवादी आंदोलन हो या सीपीआई सीपीएम के बाद टीएमसी का जो नैरेटिव्स हो, उसने बंगाल को किस तरह से खोखला किया है, उसी का जिक्र नीरज और आप कर रहे थे, शारदा से लेकर नारदा तक। बिल्कुल। और आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहे, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में लाते रहे, और इधर चिट फंड घोटाले से लेके हेल्थ घोटाले से लेके आपने सरकारी ऐसी कोई ऐसी नहीं थी, मनरेगा से लेके, जिसमें आज की तारीख पश्चिम बंगाल में सीबीआई की जांच नहीं हो रहा हो। ये सीबीआई की जांच कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया। आपने कई स्टोरी की होगी। हर घोटाले की जांच कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई से करवाई है, जबकि वहां ममता बनर्जी ने सीबीआई ईडी को वहां एंट्री बंद की थी। लेकिन हर मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को वहां जांच के लिए उसने इसकी परमिशन दी थी और जांच करवाई थी। तो ये पश्चिम बंगाल को ये हो क्या गया है लाल जी, मैं इसी की बात करता हूँ। तो आप देखिए कि मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का वो कोट करता हूं कि अगर आप 20 साल के हैं और आपको लोगों की इनक्वालिटी देख के दिल नहीं धड़कता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास में दिल नहीं है। लेकिन वही जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने कहा कि आप 30 साल के हो गए हैं और आपके पास अपना डेवलपमेंट का कोई खाका नहीं है, प्रोग्रेस का कोई सीन नहीं है, तो आप मानिए आपके पास दिमाग नहीं है। तो इस शहर को, इस स्टेट को किसने कुंद किया हुआ था लाल जी, इस सो कॉल्ड इनइक्वालिटी के नाम पे, ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पे, ये सो कॉल्ड वोट बैंक के नाम पे, किसने इस शहर के इस आभा को, किसने इस बंगाल के खूबसूरती के और बंगाल के इस वैभव को, बंगाल के इस विरासत को छीन लिया था एक पॉलिटिकल नैरेटिव में। कभी माओइस्ट का आंदोलन, कभी कम्युनिस्ट का आंदोलन, कभी ममता बनर्जी का अपना नैरेटिव, एकला चलबो, माँ माटी मानुस, और उसमें सारी चीजों को आप देखेंगे तो जनता सिर्फ ये तमाशा ही देखती रह गई थी, उसके हाथ कुछ नहीं आया था। आज ये भारत है जिसमें आज पश्चिम बंगाल के लोग पूरे दुनिया स्टेट के हर स्टेट में जाते हैं, और जब वो देखते हैं, आज आप इस बार देखे होंगे कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स जो है वो वापस आके वोट किया है लाल जी। और वो वोट करने वाले वो लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के लेके उनके मन में एक संकल्प है कि बंगाल क्यों पीछे रहेगा। आज जो आप 93% वोट शेयर देखते हैं, वोट पोलिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज में देखते हैं, उसमें उन लोगों की भी है जो हवाई जहाज से वापस आके वोट किया है, वो बंगाल के बदलाव के लिए वोट किया है, वो उस बंगाल की पहचान को वापस लाने के लिए वोट किया है। तो प्राइम मिनिस्टर का ये काफिला जब आप देख रहे हैं बंगाल की उस सड़कों में, उस गलियों में, तो ये जरूर पूछता होगा कि बंगाल कभी दिल्ली का कनॉट प्लेस क्यों नहीं बन पाया, बंगाल कभी मुंबई का वो बाजार क्यों नहीं बन पाया, बंगाल कहीं वो चौपाटी का वो सीन क्यों नहीं आया, बंगाल का वो जो बीच है वो कभी टूरिस्ट प्लेस का नहीं बन पाया, बंगाल के जो सांस्कृतिक विरासत है उस देश की पहचान क्यों नहीं बन पाया। बंगाल का आप हर कोना देखिए, चाहे वो भक्ति मूवमेंट में देखिए, चाहे आप एजुकेशन में देखिए, चाहे आप सिविलाइजेशन के, भारत के सिविलाइजेशन में उसकी पहचान को देख लिए, बंगाल इस देश की छाती है। और इस बंगाल को आपने किस किस नैरेटिव से पूरे उसको अलग थलग कर दिया।
आपने माँ माटिस और बंगाली मानुष कह के आपने उस बंगाल को पूरे देश की विकास धारा से रोक दिया, सिर्फ अपने वोट बैंक के कारण, सिर्फ अपना पॉलिटिकल हेगोमोनी के कारण। तो आप उसकी पहचान खत्म कर दी। आज जब आप उसके कटआउट देखते हैं, मैं बहुत सुंदर सा कटआउट देख रहा था, उसमें जहां सबसे पहले भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, नादिया का, नादिया का, और चैतन्य महाप्रभु के उसमें आप ये देखिए कि चैतन्य महाप्रभु के उस भक्ति मूवमेंट ने, हमने देखा था अभी ये कटआउट प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस यात्रा के साथ में, रथ यात्रा, इस रोड शो के साथ में चैतन्य महाप्रभु के उस भक्ति का मूवमेंट का, जो आप देखिए कि देश और दुनिया में चैतन्य महाप्रभु का उस नादिया से निकला हुआ वो कृष्ण का जो एक भक्ति का वो रथ था, पूरे भारत को किस तरह से एकत्रित किया था। ये स्वतंत्रता सेनानी के मूवमेंट में भी उसको, नादिया को और भक्ति मूवमेंट को एक आदर्श माना था भारत के यूनिटी के लिए। और अब जब देखते हैं कि उस बंगाल से आपने उसकी सारी पहचान खत्म कर दी, बंगाल से उस भक्ति मूवमेंट की उस छाती को आपने किसी इतिहास के पन्नों से भी गायब कर दिया। आपने उसकी पहचान जो है डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जैसे लगा कि बंगाल को आपने 1947 के बाद का बंगाल को आपने पहचाना है। अरे उस बंगाल को आप पहचानिए जिस बंगाल ने, चाहे वो जमींदारी हो, जिस बंगाल ने चाहे वो सन्यासी विद्रोह का अगर आप आंदोलन देखते हैं तो इसी बंगाल से हुआ था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था। लाल जी, अगर आप इतिहास में झांकिए तो, और उस बंगाल के चीजों को आपने कैसे धूल धूसरित किया हुआ था एक फेक नैरेटिव में। आज जब ये उठे हुए लाखों हजारों हजार भीड़ के जो उठे हुए हाथ जब आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के रोड शो में, तो मुझे याद आता है, लाल जी आप भी उसी बंगाल के, उसी कलकत्ता के करीब के हैं, कि उस बंगाल की जो पहचान थी, उस पहचान को जब रूइंड होते हुए हम लोगों ने देखा, जब किसी शहर में जाते थे तो लगता था ये अनजाना शहर है जो किसी मौके की प्रतीक्षा में बहुत देर से खड़ा है। और आज ये शहर जगा है। तो आप ये देखिए कि बंगाल के इस, कोलकाता के इस सबसे पुराने शहर के सबसे पुराने गलियों में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कारवां जाते हुए, तो लोगों का उत्साह देखिए, लोगों के कारवां के साथ में ये उमंग देखिए, जैसे लगता था कि शिथिल होते हुए, एक ऊर्जा विहीन होते हुए इस कलकत्ता को किसने ऊर्जा से लबालब भर दिया है। एक कुछ करने का संकल्प आप इन बच्चियों को देखिए कि कितने घंटों से खड़ी हुई होगी इस मौके की प्रतीक्षा में कि कारवां उनके सामने से गुजरेगी। और आप ये कह सकते हैं कि ये उत्सुकता जो है लोगों के, ये उत्साह जो है लोगों में, ये उमंग जो है लोगों में, वो एक उमंग, बंगाल की वो पहचान, बंगाल की वो शान, बंगाल की वो विरासत, ये पहचान पाने के जो उमंग है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस कारवां के साथ आप चलते हुए देख रहे हैं। लाल जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। और विशेष रूप से जो आपने कहा कि ये एक, जिसे कहते हैं ना कि ये आकांक्षी बंगाल, जो एक अलग तरह की आकांक्षा, एक अलग तरह की उम्मीदों के साथ ऐसा लगता है कि सड़कों पर उतर आया हो। नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, हमने महिलाओं की बात की, जो पश्चिम बंगाल के युवा हैं उनके मन की भी बात अगर हम करें तो इस बार ऐसा लग रहा है कि उनके मन में भी एक अलग सी बात है, एक अलग सी आकांक्षा है, उनकी आंखों में उम्मीदों की एक अलग सी चमक है। और कारण भी है। आप देखें कि पिछले 15 सालों में जिस तरीके से करप्शन के यहाँ खेल खेला गया, सबसे ज्यादा जो मार है इन युवाओं को ही उसकी झेलनी पड़ी। आप देखें कि जॉब जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत धीरे धीरे कम होती गई है। बड़ी संख्या में पढ़े लिखे जो युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं। और इसके पीछे आप देखें कि सबसे बड़ा कारण क्या है लाल जी? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है करप्शन, भ्रष्टाचार। आप देखें कि कोई भी योजना इनकी ऐसी नहीं है जो करप्शन की भेंट ना चली हो। आप देखें कि स्कूल सेवा आयोग में जहाँ भर्ती हुई थी शिक्षकों की, उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन का खेल खेला गया। इनके शिक्षा मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से, जिसका जिक्र कर रहे थे लाल जी, करोड़ों की जो बंडल आपको दिखाई दिए थे, जो पहाड़ जैसे बंडल, वो उस अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से मिले थे। और आप देखें कि चिटफंड घोटाला हो, शारदा हो, रोज वैली हो, हमने देखा है कि 15-15 हजार, 20-20 हजार करोड़ के घोटाले। और ये घोटाले कहाँ थे? ये टीएमसी के नेताओं और टीएमसी के जो
समर्थक जो लोग हैं उनको उन्होंने बंदरबांट किया है। इनका राशन घोटाला का जिक्र हम अभी थोड़ी देर पहले कर ही रहे थे। और आप देखें कि नगर पालिका में भर्ती घोटाला, ये मैं वो नाम गिना रहा हूँ लाल जी क्योंकि मैं ईडी फॉलो करता हूँ और मुझे मालूम है किस तरीके के घोटाले यहाँ पर किए गए हैं। नारद स्ट्रिंग ऑपरेशन हमने देखा है कि किस तरीके से जो प्रतिनिधि हैं वो कंपनियों से पैसे ले रहे थे। तो एक बड़ी लिस्ट है और इनके नेता उसमें लिप्त है। हमने देखा है कि एक दौर था लाल जी जिसका जिक्र विनोद जी भी कर रहे थे कि बंगाल जो आज कहता है और जो देश के दूसरे हिस्से हैं वो कल उसको फॉलो करते हैं। आप देखिए कि लालगढ़ की जिस घटना का जिक्र कर रहे थे, मैं गवाह हूं उस घटना का लाल जी। जो मिदनापुर से जिस समय हम लालगढ़ जा रहे थे तो 20 साल तक माओवादियों का कब्जा था लालगंज पुलिस स्टेशन के ऊपर। तो आप समझिए कि किस तरह की स्थिति थी यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर कि जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर जो नक्सलवादी है उनका कब्जा हो। सबसे बड़ा जो नक्सली है किशन, वो उस पूरे इलाके का सरगना बना हुआ था और सरकार उसके सामने सरेंडर थी। तो ये किस तरह की सरकार थी जो लोगों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाती और नक्सलियों के सामने सरेंडर कर रखा था उन सरकार के उन तमाम लोगों ने। हमने वो दौर देखा है लाल जी कि जब यहाँ के सिनेमा से जुड़े हुए लोगों ने एक से एक बेहतरीन फिल्में बनाई थी और पश्चिम बंगाल का वो दृश्य दुनिया के सामने पेश किया था कि हर कोई देखकर ताज्जुब कर जाता था। लेकिन आज आप देखिए कि किस तरह की स्थिति है। हमने कई तरह की जो मूवी है, चाहे हम सत्यजीत रे की बात करें, ऋतिक घटक की बात करें, मिलाल, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, यहाँ के कल्चर को सपोर्ट किया है, यहाँ की जो संस्कृति है उसको विश्व पटल पर लेके आगे गए। लेकिन आज किस तरह की संस्कृति है आप देखें, आज यहाँ किस तरह की चर्चा होती है, करप्शन की चर्चा होती है। आप देखें किस तरह की चर्चा होती है कि बांग्लादेश से अलग तरीके से जो घुसपैठ होती है उसकी चर्चा होती है। किसकी चर्चा होती है? कटमनी की चर्चा होती है। एक गरीब आदमी अपना मकान नहीं बना सकता, उसको रिश्वत के पैसे देने पड़ते हैं टीएमसी के पाले हुए गुंडों से। तो ये किस तरह का पश्चिम बंगाल है और किस तरह के पश्चिम बंगाल को हम लेकर चले आए। जिस ममता बनर्जी ने लेफ्ट सरकार की राजनीतिक हिंसा और लेफ्ट सरकार के जो करप्शन का जो खेल यहाँ पर खेला जा रहा था उसके खिलाफ सरकार बनाई थी और जनता ने सपोर्ट किया था। दीदी को नाम दिया था, ममता बनर्जी को दीदी बोला गया था और उस दीदी से एक आस के तौर पर पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखा था कि यहाँ के लोगों का भला करेंगी, यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा देंगी, युवाओं को रोजगार देंगी, तमाम जो पश्चिम बंगाल का जो विकास है जो रुका हुआ है वाम सरकार में उस विकास को गति देगी। लेकिन स्थिति क्या हुई 15 साल में आप देखें कि आज पश्चिम बंगाल एक तरीके से धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। हमने दूसरे राज्यों को देखा है कि तेजी के साथ प्रगति कर रहे हैं। आप लाल जी कोलकाता से अगर आप पश्चिम बंगाल में चाहे उत्तर बंगाल में चले जाएं, आप दक्षिण बंगाल में चले जाएं, आपको 80 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आपको 3-3, 4-4 घंटे लगेंगे। मैं आज ही आपको बताता हूं कि कोलकाता से ठाकुर द्वार जो दूरी है वो 70 किलोमीटर है, 3 घंटे लगते हैं उस दूरी को तय करने में। तो आप देखें कि 2047 तक हम जिस विकसित भारत की बात कर रहे हैं और उसमें आप रोड कनेक्टिविटी ऐसी कि 70 किलोमीटर में 3 घंटे का सफर तो आपको तय करना पड़ रहा है। आप देखें कि कहीं पर भी बड़े बड़े जो जिले हैं वो बेहतर तरीके से कनेक्ट नहीं है, डबल रोड नहीं है, हाईवे उतने बेहतर नहीं है। तो आपने किस तरह का जो पश्चिम बंगाल है वो कर दिया है। तो ये जनता है, मुझे लगता है कि 15 सालों में टीएमसी सरकार का जो शासन है इस जनता ने देखा है और निश्चित तौर पर विकास के नाम पर जनता ने वोट दिया है, अपने उन इच्छाओं के नाम पर वोट दिया है जिसका दमन पिछले कई दशकों से किया जा रहा है और उन भविष्य के नाम पर वोट दिया है जो युवा चाहते हैं कि उन्हें बेहतर भविष्य मिले, बेहतर विकल्प मिले। तो और उसी की जो झलक है वो इस रोड शो में आपको दिखाई दे रही है लाल जी कि आप देखें कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर पड़े हैं और इस समय भी भीषण गर्मी में कोई सामान्य मौसम नहीं है। आप देखें कि 2 बजे से ही यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। उस गर्मी में उस आस को देख रहे हैं कि आज जरूर ये गर्मी हम थोड़ी देर के लिए महसूस कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आने वाला भविष्य उनका बेहतर हो, उनके बच्चों का बेहतर भविष्य बन जाए। उन्होंने जिस दंश को झेला है उनका जो भविष्य उनके जो बच्चे हैं उस दंश को ना झेलें। और मुझको लगता है कि वही आप देखें कि छतों पर हमने देखा है कि खिड़कियों से किस तरीके से झांक रहे हैं। हमने देखा है कि सेल्फी जो लोग हैं वो ले रहे हैं, महिलाएं लगातार नाचते हुए प्रधानमंत्री के सामने हमको दिखाई दे रही हैं। तो ये उत्साह है और हमने वो दृश्य देख रहे हैं कि टीएमसी किस महिला
समर्थन की बात करती है। हमने वो दृश्य देखा है कि टीएमसी ने जब महिला आरक्षण बिल आया था तो किस तरह का बर्ताव था टीएमसी का। आज आप देखें कि महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन जब महिलाओं के समर्थन की बात आती है, महिलाओं के आरक्षण की बात आती है, तो आप कदम पीछे कर लेते हैं। सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व देने की बात टीएमसी करती है, लेकिन आप देखें कि राज्य के अंदर महिलाओं पर जो अत्याचार है वो किस तरीके से हो रहा है। खुद ममता बनर्जी अगर ये कह रही है कि 7 बजे के बाद महिलाओं को मेरे घर से नहीं निकलना चाहिए, तो वो किस तरह की सुरक्षित माहौल की बात कर रही है। आप देखें कि कोई संवैधानिक संस्था नहीं बची है जिस पर प्रहार ना किया गया हो, और एक तरीके से राजनीतिक मर्यादाओं को तार होते हुए हमने इलेक्शन में देखा है। भाषा की मर्यादा का जो स्तर है वो इतना गिर गया है कि वो आज से पहले हमने कई सारे इलेक्शन कवर किए, लेकिन वो हमने नहीं देखे। तो ये अलग तरह की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। पता नहीं ये अजीब तरह की बौखलाहट है या पहले चरण का जो वोटिंग परसेंटेज है उसको देखकर इस तरह की बौखलाहट आई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जनता विकास के नाम पर, जनता बेहतर भविष्य के नाम पर, जनता बेहतर अपॉर्चुनिटी के नाम पर, जनता बेहतर सुरक्षा के नाम पर और जनता बेहतर संभावनाओं के आधार पर वोट करने निकली है। अब ये तो तय होगा कि 4 तारीख को किसका जो नसीब है वो खुलेगा और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का उत्साह तमाम रोड शो और उनकी चुनावी सभा में मिल रहा है, तो उसको लेकर बेहद उत्साहित है। कहा जाता है कि युवा जो हैं और महिलाएं जो हैं वो तय काफी हद तक कर देते हैं कि नतीजा किस तरफ जाएगा। लेकिन विनोद जी, जिस तरह से हमने युवाओं को देश के अलग अलग हिस्सों से पश्चिम बंगाल आते हुए दृश्य देखे, पश्चिम बंगाल कोई ट्रेन पकड़ करके आया, कोई फ्लाइट से आया और आकर के वोट डाल दिया या डाल रहे हैं, दूसरे चरण में भी डालेंगे। युवाओं के मन में ये जो इस बार परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, इतना तो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है कि जो लोग वोट डालने नहीं आते थे वो भी इस बार वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और क्या क्या युवाओं के मन में हो सकता है विनोद जी? लाल जी, आपने बहुत सही पूछा है। पश्चिम बंगाल में अगर आप कहिए इस समय में जो वोटर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि युवाओं की और आधी आबादी का जो इस दौर में आप देखते हैं वोटर्स को लेके, खास करके जेएनजी को लेके, तो वो आप इसलिए इस चीज को कह सकते हैं कि वो आज की तारीख में जो बंगाल की फिलोसफी को लेके और नैरेटिव्स को लेके जो चुनाव होते रहे 40-50 साल में, वो उसको एक बेईमानी सी लगती है। उसे इस बात का एहसास है कि जिसके दिमाग में आज ममता बनर्जी का, देखिए जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, नो डाउट कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है राजनीतिक जीवन में और उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। लेकिन 15 साल के इस बड़ी उपलब्धि में एक चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी अगर उन्होंने बंगाल में कुछ लैंडमार्क नहीं दिया, कुछ उन्होंने बंगाल के साथ में प्रोग्रेस को नहीं जोड़ा, तो ये माना जाएगा कि बंगाल के साथ वो एक छलावा किया है। क्योंकि आपने सिर्फ बातें की लेकिन बंगाल को आपने दिया कुछ नहीं। और बंगाल को देने के लिए जब आप लास्ट मोमेंट में तैयार हुए तो आप बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल आपने सबमिट किया, इंटरनेशनल ग्लोबल सबमिट किया, सैकड़ों करोड़ रुपए गवर्नमेंट के और एक्सचेकर के खर्चा हुए, लेकिन एक भी इन्वेस्टमेंट बंगाल में नहीं आया, एक भी इन्वेस्टमेंट कलकत्ता में नहीं आया। वजह इनसिक्योरिटी, वजह भरोसा। तो पश्चिम बंगाल की सरकार अगर इतने इन्वेस्टर समिट का लंदन से लेके और देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट, सिंगापुर से लेके स्वीडन तक में अगर इतने बड़े सबमिट कराने के बाद भी अगर 1 करोड़ रुपए का कभी इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाया, तो इसका मतलब है कि बंगाल को लेके इन्वेस्टर्स का कोई भरोसा नहीं था। तो अगर इतने सालों में अगर उसका भरोसा नहीं था तो क्या आप यकीन करेंगे कि वहां लोगों का 15 साल के बाद भी ये भरोसा कायम रहेगा? ऐसा शायद नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब उसको उसकी उम्मीदें ट्रांसलेट होते हुए दिखता है। लाल जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लोकप्रियता में, सिर्फ लोकप्रियता में, ये रोड शो के फसाद में जब लोगों की ये भीड़ और ये ललक देखते हैं, उसमें काम भी बोलता है। ऐसा देश का कोई हिस्सा नहीं होगा जो इस डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस 11 साल में उससे अछूता होगा।
ऐसा कोई लोग नहीं होगा गरीब तबके के सोशल वेलफेयर में कि मैं बात कर रहा हूं जो किसी न किसी रूप में प्राइम मिनिस्टर के उस संकल्प से सोशल वेलफेयर स्कीम से वो कनेक्ट नहीं होता होगा। तो ये चीजें जब लोगों ने बदलाव देखा है इसी पश्चिम बंगाल में, जब लोगों ने क्या पश्चिम बंगाल में जनधन योजना से वहां की महिलाएं जो है वो खाता खुलवा के अपने को बैंक में अकाउंट लेके मुख्यधारा में नहीं आई होगी। इसी पश्चिम बंगाल में जब महिलाओं को जब स्वच्छ भारत अभियान में हर घर में शौचालय मिला तो क्या ये 7 करोड़ के पॉपुलेशन में अगर ये 4 करोड़ के पॉपुलेशन को वहां परिवारों को जब ये शौचालय मिला तो क्या उनको इज्जत घर नहीं मिला? इस तरह से अगर आप स्कीम को देखिए कि जो लाडली बहन योजना हो या आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, उस बेटी पढ़ाओ बेटी योजना में आपने देखा होगा कि किस तरह से मैल न्यूट्रिशन को लेके और जो काम हुआ रूरल इलाकों में जी। क्या उससे उस गरीब तबके के लोगों के बच्चियों को क्या उसका फायदा नहीं मिला होगा? आंगनबाड़ी योजना से लेके देखिए आशा की स्कीम में जो गर्ल्स चाइल्ड जो है उसके पोषण को लेके उसके डेवलपमेंट को लेके सुकन्या योजना तक का जो स्कीम थी क्या उससे उसको फायदा नहीं मिला? तो मैं इसलिए कहता हूं कि लोगों में आप बहुत दिन तक एक कैरिस्मेटिक ये नहीं दिखा सकते सिर्फ स्लोगन से और नैरेटिव से। उसमें भरोसा तब होता है जब वो सामने में कुछ पाता है। लोगों को अगर इस बात को लगता है कि ये बिहार में चमत्कार कैसे हो रहा है, पश्चिम बंगाल के सबसे नजदीक का वो बिहार का इलाका में देखिए, तो ये चमत्कार लोगों ने जमीन पर देखा है। महिलाएं ने उस जमीन पे उस चमत्कार को देखा है। वो रियलिटी ग्राउंड जीरो का ये इम्पैक्ट है। अब इस इम्पैक्ट में जब ये देखते हैं कि एक भरोसे का, तो इसके भरोसे में ये है कि मोदी जो कहता है वो करता है। मोदी है तो मुमकिन है, ये बात का भरोसा जब बंगाल से के एक टूरिस्ट को जब पहलगांव में हमले में जिस तरह की निर्मम हत्या हुई थी लाल जी, तो भी लोगों ने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, और तब लोगों ने देखा था कैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। हमने तब भी देखा था कि बंगाल में किस तरह से सिंदूर का वो एक खुशी और जश्न मनाते हुए महिलाओं का जो सिंदूर सबसे ज्यादा बंगाल की एक सबसे बड़ी अपनी एक पुरानी परंपरा और संस्कृति रही है। आज भी आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो सिंदूर खेला उसका सबसे मशहूर है। दुर्गा पूजा में देखिए तो वो माँ शक्ति सबसे बड़ी बंगाल की आराध्या है। माँ काली के मंदिर से आप जो टंडनिया मंदिर से आप देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, वो वही बंगाल की शाश्वत और कलकत्ता की शाश्वत पहचान रही है। चाहे वो हुगली से लेके वहां जहां विवेकानंद का वो मठ देखिए, या जितने भी बंगाल के उस ऐतिहासिक दस्तावेज को देखिए, रामकृष्ण परमहंस से लेके, वो सब बंगाल की अपनी पहचान और अपनी ठाती रही है। बंगाल के एक शाश्वत जो पहचान था उसको बर्बाद आपने एक पॉलिटिकल नैरेटिव में किया है। तो आज आप देखिए कि बंगाल अपनी पहचान को खोते खोते किस तरह से खो दिया है। सिर्फ ये पॉलिटिकल नैरेटिव में बंगाल में न टैलेंट की कमी है, न इस युवाओं में जोश की कमी है, इस युवाओं में एक अपॉर्चुनिटी की कमी है। अगर ये अपॉर्चुनिटी की उम्मीद और इस संकल्प प्राइम मिनिस्टर की रोड शो के साथ में चलते हुए दिख रहा है इन बच्चियों के इस जोश में, और हाथ में सबके साथ में वो सेल्फी के लिए जो ललक देख रहे हैं, ये उसके अपॉर्चुनिटी की ललक है। वो आज का भारत इन चीजों पे नहीं जाता कि कितने उद्योगपति हैं और कितने उसके साथ में धन है। आज का भारत इस बात के लिए ललक है, ये पश्चिम बंगाल के जो इस चीजों को लेके उद्योगपति और इनको लेके सारे लोगों को वहां से भगा दिया था। तो उसने देखा कि ये उद्योग के नहीं होने से लोगों की अपॉर्चुनिटी छीन गई, और ये फिलोसफी जो 30-32 साल तक कम्युनिस्ट ने रखा और इसी फिलोसफी को आगे बढ़ाते हुए टीएमसी ने रखा, इसने बंगाल को जर्जर बना दिया, बंगाल को गरीबी में धकेल दिया था। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं कि अगर ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार होगी तो यहाँ इंडस्ट्री कॉरिडोर बनेगा, तो आप मानिए कि ये बीजेपी का सबसे बड़ा स्लोगन होगा कि अगर वहां इंडस्ट्री कॉरिडोर, अगर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो आप हमसे बेहतर जानते होंगे, आपका घर नजदीक में होगा, कभी जूट का सबसे बड़ा मिल पश्चिम बंगाल के कोलकाता रीजन में हुआ करता था। आपके पूर्णिया शहर से लेके और भागलपुर तक गंगा के इलाके में जितना जूट का ये खेती लोग करते थे उसका सारा प्रोडक्शन वही होता था। आज न वो जूट के उत्पादन में किसान है, न वहाँ कोई जूट मिले हैं। आप वहाँ शुगर के इंडस्ट्री में देखिए कि बंगाल में किस तरह से शुगर का एक पूरा सा एक बेल्ट हुआ पड़ा हुआ था। आज न वहाँ चीनी मिले हैं, न कोई गन्ना का किसान है।
तो ये सारी चीजें जो एग्रो इंडस्ट्री बेस्ड बंगाल में थी, उसको कभी कम्युनिस्ट ने यूनियन के नाम पर और उन सारे चीजों को बर्बाद किया। पश्चिम बंगाल में जब ममता की सरकार आई तो लोगों में ये उम्मीद जगी थी कि शायद वो कम से कम इंडस्ट्री जो उनके हर किसान का, किसान मजदूर का, उसको अपने खेती किसानी के बाद 4-6 महीने का मौका मिलता था, वो इंडस्ट्री में काम करता था। और पश्चिम बंगाल के लोग कभी पलायन नहीं करते, कभी कलकत्ता के लोगों को आप पलायन करते हुए नहीं देखे थे। आज जब इस युवाओं को चलते हुए इस भीड़ में आप देख रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी की ललक है कि बंगाल में जो अपॉर्चुनिटी लाएगा, और वो पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों को भी देख लिया, वो पश्चिम बंगाल में ममता को भी देख लिया। शायद इस बार जो ममता के पूरा पॉलिटिकल एजेंडा में कहने के लिए कुछ नहीं है बीजेपी की आलोचना करने के अलावा या मोदी को आलोचना करने के अलावा, तो शायद ये है कि लोग उनके किसी भी नैरेटिव पे आज विश्वास नहीं करता। आज युवाओं को अपॉर्चुनिटी चाहिए, और अगर ये मोदी, आज पीएम मोदी अगर ये भरोसा दिला रहे हैं तो आप देखिए ये कारवां, ये लोगों के कारवां की ये लंबी लंबी इंतजार की जो ये घड़ी है, आज जहां से ये कारवां गुजरती हुई दिख रही है, और महिलाओं को जो आप जोश देख रहे हैं वो इसी का है कि उसे लगता है ये भय से, जो भरोसे का जो ये इनका एक स्लोगन है, उसमें इसे लगता है कि एक बदलाव बंगाल के सपने को पूरा करेगा, बंगाल को उसी समृद्धि के रास्ते पे लाएगा जो उसने कभी सोने की चिड़िया का, भारत का नाम अगर सुनते आप कभी होंगे तो उस सोने की चिड़िया में बंगाल ही था, उस सोने की चिड़िया में बंगाल का वो उद्योग था, बंगाल की वो खेतीबाड़ी थी, बंगाल की वो समृद्धि परंपरा थी, बंगाल का वो एजुकेशन हब था। इस बंगाल को जिसने भी लूटा है, मुझे लगता है कि वो समय आज लोगों का, जब देखिए आप महिलाओं को, बच्चों को, लड़कियों को, किस तरह का वो उत्साह है, नौजवानों को, तो मुझे लगता है कि सबके अंदर में होता है लाल जी एक चीज के मन में कि वो भी मुख्य धारा में जुड़े, उनकी भी एक पहचान बने, उनकी भी एक शाश्वत संस्कृति जो है उसका भी देश में उसकी पहली पुरानी परंपरा और पुरानी चीजें जो है वो भी एक पहचान के रूप में शामिल हो। तो ये मुझे लगता है कि बंगाल की ये ललक और बच्चों की जो आप खुशी देखते हैं वो ये प्रसन्नता, वही संकल्प है, वही खुशी, वही उम्मीद की खुशी है लाल जी। बिल्कुल वही उम्मीद की खुशी है, उसी वैभव को वापस लाने की आकांक्षा है। नीरज, निश्चित रूप से बंगाल के युवा अपने बुजुर्गों से अपने घर में ये बात जरूर सुनते होंगे कि एक समय था जब उत्तर भारत के कई राज्यों से लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में, कारखानों में, उद्योग धंधों में काम करने के लिए जाते थे। आज का दृश्य क्या है? आज का दृश्य यह है कि पश्चिम बंगाल के लोग बाहर में रोजगार कर रहे हैं, और तभी तो वोट डालने के लिए अलग अलग माध्यमों से आए भी हैं। ये जो बात है, ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के युवाओं, वो चाहे पुरुष हो महिला हो, उनके मन को जरूर ये बात कहीं ना कहीं छू रही होगी कि कभी हमारा पश्चिम बंगाल ऐसा था जहां पर इतने उद्योग धंधे और कारखाने थे, जिस बात का अभी जिक्र विनोद जी कर रहे थे नीरज, वो आकांक्षा वहां युवाओं के मन में विशेष रूप से। देखिए बिल्कुल दर्द होता होगा लाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पश्चिम बंगाल का युवा किसी दूसरे राज्य में जाके नौकरी करता होगा, और जब वो नौकरी करते समय सोचता होगा कि हमारा जो राज्य है वो संसाधनों से भरा हुआ राज्य था, हमारा जो राज्य है जिसमें उद्योग धंधों की भरमार थी, मैनचेस्टर का जो नाम है वो दिया जाता था। हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पर थी, और विनोद जी जिस तरह का जिक्र कर रहे थे कि जो एग्रो जो सेक्टर था वो काफी आगे था। लेकिन आज आप देखिए किस तरह की स्थिति है। आप देखिए कि घर का खर्च चलाने के लिए उस युवा को अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है, दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी करनी पड़ रही है, उसके बुजुर्ग माता पिता को देखने वाला कोई नहीं है। ऊपर से हमने देखा है कि टीएमसी के उनके पाले हुए या उनके समर्थक में रहने वाले जो तमाम लोग हैं किस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर किस तरह के हालात हैं। तो जब वो दूसरे राज्य में नौकरी करता होगा तो उसको याद नहीं आती होगी कि उसके घर में उसकी माँ बैठी है, उसकी बहन बैठी है, कि किस तरह की स्थिति है, क्या शाम को वो घर पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो मुझको लगता है कि वही चीज
उसी टीस को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हमने इस बार पश्चिम बंगाल में देखे हैं, एक आस के तौर पर देखे हैं। अब ये बदलाव कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा या कितना टीएमसी के लिए रहेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए, अपने मन की बात और अपने सपनों को साकार करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आए। और मुझे लगता है कि जरूर टीस रहती होगी, और खासतौर से हो सकता है कि मेट्रो शहरों में नौकरी कर रहे हो तो उतना समय नहीं मिलता होगा, लेकिन जब ट्रेन से सफर करके आए होंगे या प्लेन से सफर करके आएंगे कुछ घंटे का, तो जरूर सोचते आए होंगे कि किस तरह का पश्चिम बंगाल था जिसका जिक्र हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, माता पिता करते थे, और आज हम किस तरह के पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं कि हमको पलायन देखना पड़ रहा है, हमको अत्याचार देखना पड़ रहा है। हमने वो दृश्य देखा था आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, जब छात्रा के साथ अत्याचार किया गया था, उसको मार दिया गया, और उसके बाद जब पश्चिम बंगाल की महिलाएं सड़कों पर बैठी तो पुलिस का लाठीचार्ज भी देखा हमने वो भी देखा कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज के जो लोग इस पूरे कृत्य में शामिल थे उनके पक्ष में सरकारें खड़ी हो गई थी। संदेश खाली की महिलाओं का जिक्र किए बिना कहानी अधूरी रहती है। हमने उन महिलाओं की कहानियों को भी सुना है कि किस तरीके से टीएमसी के जो लोग थे उनके समर्थन में खड़े हो गए थे, जो संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे थे। तो ये दृश्य देखे हैं और मुझको लगता है कि एक अफसोस होगा यहाँ के लोगों को कि देश की आजादी में जिसने अग्रणी भूमिका निभाई है, यहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोग निकले हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने नेतृत्व किया है, उस पश्चिम बंगाल की ऐसी स्थिति कि आज महिला सुरक्षा की बात हो रही है, उस पश्चिम बंगाल की ऐसी स्थिति जहां पर राजनीतिक द्वेष पाला जा रहा है, उस पश्चिम बंगाल की ऐसी स्थिति कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति अगर आपके बगल में राजनीतिक रैली कर रहा है तो आप मन छोड़ के चले जाए, तो ये किस तरह की राजनीति है? मुझे लगता है कि जरूर ये जो लोग हैं वो सोच रहे होंगे, और ये युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में इनका निकलना एक बड़ा संदेश भी देता है। बिल्कुल, ये बड़ा संदेश है युवाओं का और महिलाओं का, जो कि इतने उत्साह में कोलकाता की सड़कों पर निकल कर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में। और ये बात सिर्फ रोड शो की नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां भी पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे हैं वहां पर भी लोगों की काफी उपस्थिति होती है, और न सिर्फ उपस्थिति होती है बल्कि लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री के साथ